हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है परागकण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो इस संरचना को समझने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं मैं इधर। ठीक है, तो ये जो सबसे बाहर की ओर है इसको बोलते हैं हम, देखो परागकण में दो बाहर की ओर दो स्पष्ट भित्तियां होती है, एक तो बाह्य चोल और दूसरी अंतःचोल। तो सबसे बाहर की ओर होती है बाह्य चोल, एक्साइन, और इसकी विशेषता होती है ये कठोर, दृढ़, अलंकृत व स्पोरो पोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, और ये जो अंदर की ओर होती है इसको बोलते हैं हम अंतःचोल। इंटाइन, तो इसकी विशेषता है पेक्टिन वो सेलुलोज से बनी हो। ठीक है, इसके बीच में था एक केंद्रक, एन अगुणित केंद्रक, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। और ये होती है रिक्तिकाएं।
ठीक है, इसको थोड़ी पतली करता हूँ मैं, अंदर वाली पतली होती है। तो ये डायग्राम है अपना परागकण की संरचना। और ये जो बाह्य चोल में, ये जो बाह्य चोल जहाँ पर अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये जनन रंध्र, जिनसे जब परागकण अंकुरित होता है तो उस समय इनसे पराग नलिकाएं निकलती है। तो इसको बोलते हैं हम जनन रंध्र। इनकी संख्या होती है 1 से 3 तक। ठीक है, अब देखो इसके बारे में लिखेंगे हम। जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो परागकोश होते हैं, परागकण गोलाकार, एक कोशिकीय, अगुणित, एक केंद्रकीय संरचना होती है और जिसका व्यास 25 म्यू माइक्रोन तक होता है। तो पहला पॉइंट है कि परागकण गोलाकार, एक कोशिकीय, गोलाकार, एक कोशिकीय, अगुणित, एक केंद्र की संरचना होती है। एक केंद्र की संरचना होती है जिसका व्यास 25 म्यू माइक्रोन होता है। जिसका व्यास 25 म्यू माइक्रोन होता है। तो ये परागकण की संरचना में पहला पॉइंट है कि जो परागकण होते हैं वह गोलाकार, एक कोशिकीय, अगुणित, एक केंद्र की संरचना होती है और इनका व्यास 25 म्यू माइक्रोन होता है। सेकंड पॉइंट है, देखो जो परागकण होता है इसमें बाहर की ओर बाह्य चोल पाया जाता है। ठीक है, जो कैसा होता है, कठोर, दृढ़ व अलंकृत होता है और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। जैसा कि मैंने डायग्राम में लिख रखा है कि बाह्य चोल, जिसको हम इंग्लिश में एक्जाइन बोलते हैं, कैसा होता है, इसकी क्या विशेषता है, कठोर, दृढ़, अलंकृत होता है और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो परागकण में दो स्पष्ट भित्तियां पाई जाती है। पहले लिखेंगे हम दोनों भित्तियों के नाम। दो स्पष्ट भित्तियां पाई जाती है और वो दो स्पष्ट भित्तियां हैं बाह्य चोल, जिसको हम एक्जाइन बोलते हैं, और दूसरी भित्ति है बाह्य चोल के अंदर की ओर अंतःचोल, जिसको इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम बाह्य चोल के बारे में। बाह्य चोल कठोर, दृढ़, व अलंकृत। अलंकृत मीन्स
देखो इससे कुछ ऐसी संरचनाएं निकली हुई रहती है, उभारनुमा संरचनाएं, इसलिए इसको बोलते हैं अलंकृत। कठोर, दृढ़ व अलंकृत होती है, जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, और ये स्पोरोपोलेनिन एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है, और इसका अम्ल व क्षार के द्वारा विघटन नहीं होता है, और इसी कारण से जो परागकणों के जो जीवाश्म होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। किस कारण से? स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या है? एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, और ऐसा रेसिस्टेंस मटेरियल है जिसका अम्ल व क्षार के द्वारा भी विघटन नहीं होता है, जिसका अम्ल व क्षार द्वारा विघटन नहीं होता है। इसी कारण परागकणों के जीवाश्म सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य चोल के बारे में था। तीसरा पॉइंट कि जो परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो कठोर, दृढ़ व अलंकृत होता है, और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, जिसकी विशेषता है कि इसका अम्ल व क्षार द्वारा भी विघटन नहीं होता है, और इन्हीं कारणों से परागकणों के जो जीवाश्म होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। चौथा पॉइंट अंतःचोल के बारे में लिखेंगे। देखो अंतःचोल पेक्टिन व सेलुलोज से बनी हुई एक पतली झिल्ली होती है। एक पतली झिल्ली होती है। तो ये था अंतःचोल। ठीक है, कि जो अंतःचोल होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, ये अंदर की ओर जो अंतःचोल है ये कैसा होती है? किससे बनी होती है? पेक्टिन व सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ ये देखो अंतःचोल पेक्टिन व सेलुलोज से बनी हुई। अब देखो जो बाह्य चोल होता है, इस बाह्य चोल में 1 से 3 जनन रंध्र पाए जाते हैं जिनसे परागनलिकाएं निकलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा मैं कि परागकण के बाह्य चोल में 1 से 3
जनन छिद्र, जिनको हम जर्म पोर भी बोलते हैं इंग्लिश में, जर्म पोर पाए जाते हैं, जिनसे पराग नलिकाएं निकलती है। जब परागकण अंकुरित होता है तो उस समय इन जनन छिद्रों से होकर पराग नलिकाएं निकलती है, जिनसे पराग नलिकाएं निकलती है। ठीक है। और जो पराग कणों का जो जीवन काल है वह गेहूं और धान में 30 मिनट का होता है, जबकि जो रोजेसी और लेगुमिनेसी कुल के पौधे हैं उनमें कई महीनों तक होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं। पराग कणों का जीवन काल धान व गेहूं में 30 मिनट का होता है, जबकि रोजेसी वो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में कई महीनों का होता है। तो ये थी अपनी परागकण की संरचना। देखो सबसे पहला पॉइंट, जो परागकण होते हैं एक कोशिकीय गोलाकार अगुणित एक केंद्रकीय संरचना होती है, जिसका व्यास 25 म्यू माइक्रोन तक होता है। परागकण में दो स्पष्ट भित्तियां पाई जाती है, बाहर की ओर तो बाह्य चोल और अंदर की ओर अंतःचोल। तो बाह्य चोल में क्या होता है कि जो बाह्य चोल होता है वो कठोर, दृढ़ व अलंकृत होता है और स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, जिसका अम्ल व क्षार द्वारा भी विघटन नहीं होता है, और यही कारण है कि जो परागकणों के जीवाश्म में वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। फिर देखो अंतःचोल के बारे में लिखा। जो अंतःचोल होता है वो पेक्टिन व सेलुलोज से बनी हुई एक पतली झिल्ली होती है, ये वाली अंदर की ओर अंतःचोल। ठीक है। फिर देखा हमने कि जो बाह्य चोल में 1 से 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, और इन जनन छिद्रों से क्या निकलती है, जब परागकण अंकुरित होता है उस समय पराग नलिकाएं निकलती है। फिर जीवन काल के बारे में देखा कि जो परागकणों का जीवन काल है वो धान व गेहूं में 30 मिनट का होता है, जबकि जो रोजेसी व लेगुमिनेसी कुल के पौधे हैं उनमें इनका जीवन काल कई महीनों का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसके बाद परागकणों का महत्व, तो देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ नहीं है इसमें, बाहर की ओर बाह्य चोल, अंदर की ओर अंतःचोल, दो भित्तियां होती है। बाह्य चोल कठोर, दृढ़ व अलंकृत होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। और इसका अम्ल व क्षार द्वारा भी विघटन नहीं होता है। ठीक है। इसी कारण से जो परागकणों के जीवाश्म में वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। फिर अंतःचोल क्या, अंतःचोल किससे बना होता है, पेक्टिन व सेलुलोज से बना हुआ होता है और एक पतली झिल्ली के रूप में पाया जाता है। फिर बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 1 से 3 तक होती है। ठीक है। और इन्हीं से
परागकण के अंकुरण के समय जन पराग नलिकाएँ निकलती है और परागकणों का जीवन काल धान व गेहूं में 30 मिनट का होता है, जबकि रोजेसी व लेगुमिनेसी कुल के पादपों में कई महीनों तक होता है। अब महत्व देख लेते हैं इसका। देखो, जो परागकण होते हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग आहार संपूरक के रूप में किया जाता है। और खिलाड़ियों को और जो धावक अश्व होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े, उनको इन्हें खिलाया जाता है और मार्केट में टेबलेट और सिरप के रूप में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परागकण का महत्व, परागकणों का महत्व। तो पहला महत्व यही है कि जो परागकण होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग आहार संपूरक के रूप में किया जाता है और खिलाड़ियों और धावक अश्वों को इन्हें खिलाया जाता है और बाजार में ये टेबलेट और सिरप के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग, इनका यूज आहार संपूरक के रूप में किया जाता है। जो परागकण होते हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इनका उपयोग आहार संपूरक के रूप में किया जाता है और इन्हें खिलाड़ियों और धावक अश्वों, अश्व मीन्स घोड़े, दौड़ने वाले घोड़ों को खिलाया जाता है, को खिलाया जाता है। तो ये लाभ में, जो महत्व में पहले पढ़ रहे हैं अपन, लाभ है, ठीक है। और बाजार में ये और बाजार में ये टेबलेट व सिरप के रूप में उपलब्ध है। बाजार में ये टेबलेट व सिरप के रूप में उपलब्ध है। दूसरा जो लाभ है कि परागकणों से पराग क्रीम बनाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। परागकणों से पराग क्रीम बनाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये दो लाभ थे। पहला तो परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए आहार संपूरक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और खिलाड़ियों और धावक अश्वों को खिलाया जाता है, ठीक है। बाजार में ये टेबलेट व सिरप के रूप में उपलब्ध होते हैं। परागकणों से पराग क्रीम बनाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। हानि देख लो,
देखो पराग कणों से है बुखार, एलर्जी, पराग एलर्जी बोलते हैं जिसको, पराग एलर्जी, और जो श्वसन विकार, चिरकालिक जो लंबे समय तक होते हैं, चिरकालिक श्वसन विकार, आदि होते हैं। जैसे श्वसन विकार में इसका एग्जाम्पल है अस्थमा, जिसको हम दमा भी बोलते हैं, और एक है श्वसनी शौथ, जो फेफड़ों में जो श्वसनियाँ होती है उनमें सूजन आ जाती है, श्वसनी शौथ। ठीक है, तो यहाँ नीति जो पराग कणों से क्या हो जाता है बुखार, पराग एलर्जी और चिरकालिक श्वसन विकार जैसे कि अस्थमा या दमा और श्वसनी शौथ आदि बीमारियाँ हो जाती है। तो यहाँ नीति, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट नोट फर्स्ट, देखो जलीय खरपतवार, जलीय खरपतवार के नाम से किसे जाना जाता है, वो है आइकोर्निया, जलकुंभी भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। जलीय खरपतवार किसे कहते हैं, जलकुंभी या आइकोर्निया, इसी को आइकोर्निया भी बोलते हैं। और इसे कहा जाता है बंगाल का आतंक। ये बहुत तेज गति से अपनी वृद्धि करती है। ठीक है, तो बंगाल में एक समय इसके कारण आतंक आ गया था, इसलिए इसको बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है स्थलीय खरपतवार। भाई स्थलीय खरपतवार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसके 3-4 नाम है। कांग्रेस घास, कांग्रेस घास बोलो या चटक चांदनी बोलो या गाजर घास भी बोलते हैं इसे, और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो पार्थेनियम के नाम से भी इसको जानते हैं, पार्थेनियम। तो ये स्थलीय खरपतवार है, सभी एक ही खरपतवार के नाम है, कांग्रेस घास या चटक चांदनी या गाजर घास या पार्थेनियम। और ये खरपतवार अपने देश में जब गेहूं को आयात किया गया था दूसरे देशों से, तब अपने भारत में आया था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, गेहूं के साथ आयातित, गेहूं के साथ आयातित। ठीक है, अब एक लास्ट नोट है, देखो जो परागकण होते हैं, एक सफल प्रजनन कार्यक्रम के लिए परागकणों का संरक्षण किया जाता है। और ये संरक्षण की जो तकनीक है उसको कहते हैं अपन क्रायो प्रिजर्वेशन या द्रुत शीतन उपचार, जिसमें परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव नाइट्रोजन के साथ रखा जाता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं,
सफल प्रजनन नोट थर्ड है, एक सफल प्रजनन कार्यक्रम के लिए परागकणों का संरक्षण किया जाता है, और इनके जो संरक्षण की विधि है वो कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन या द्रुत शीतन उपचार। संरक्षण किया जाता है इसकी विधि को क्रायो प्रिजर्वेशन या द्रुत शीतन, इसी का दूसरा नाम है द्रुत शीतन उपचार है, जिसमें